भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार, ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ इरिटेट हो गया था ट्रैश हो। भाई। अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा कॉफी का, तो कुछ अब 7-11 रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी। तो ये गलत है। बट हाँ, ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि इतना साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक कई बार आधी ना, गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर धूल एकदम तो रहती है सफेद यार। जुराब है फिर वो गंदी तो होंगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार, थोड़ा बहुत रोड वहाँ गाड़ियां तो चली गाड़ी नहीं चल रही है, बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है। मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे आप? यार वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि उन्होंने अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया हो। कि वो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट वॉल में घूम के आपको पता चलता है बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके। चाइनीज जो है, आप ये सोचो ना, इनके खून में है। जैसे पंगे करते रहते हैं बॉर्डर पे, तो 2-3 हज़ार साल पहले इन्होंने बनानी शुरू करी थी और 2000 साल तक बनाई है। तो सोचो कितनी सारी सल्तनत खत्म हो गई, कितने सारे राजा बदल गए, बट ये दीवार बनाते रहे। और ये इतनी बड़ी दीवार है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क चले जाओगे। 22,000, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 22,000 किलोमीटर के आसपास लंबी दीवार है। और जो भी कैदी होते थे, जो मजदूर थे, जो भी कैदी होते थे, उनको भी वहीं भेज दिया जाता था। जो थोड़ा सा पकड़ा गया उसको वहीं भेज दो, चलो वहीं काम पे लगा दो। और जो मरता था उसको वहीं दफना देते थे, क्योंकि कई जगह ऐसी दीवार ऐसी जगह थी कि नीचे जाना या वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा नोबल काम है, तुम तो इतिहास में हो जाओगे, तो उसमें ही दफना के चलो। तो कहते हैं आंकड़ा है कि 5 लाख से 10 लाख लोग उसी के अंदर दफन है। बाप रे। किसी को हुआ है वहाँ घोस्टली एक्सपीरियंस? ये तो भाई उनसे पूछना भी बड़ा मुश्किल है और समझना भी बड़ा मुश्किल है। और उनको समझाना मुश्किल है, बोल क्या रहे हैं। समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, बट आपने नाइट लाइफ पार्टीज वो सब देखा? क्लब्स देखे वहाँ के? भाई पीते बहुत हैं, बहुत पीते हैं। और नाइट लाइफ क्या पीते हैं? विस्की पीते हैं या पीते हैं ज़्यादा? विस्की बियर सब पीते हैं। वो बहुत सस्ती है यार वहाँ पे। मैंने इतनी सस्ती बियर नहीं देखी। मैंने उसमें वो देखा मॉल में कि 22 रुपए की बियर भाई, 22 रुपए की। 22 रुपए की तो बिस्लरी आती है ना, वो भी 20 की कैन में भी और बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ, 22 रुपए की बियर है वहाँ पर। वहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गए कि मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीज़न क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला 1992 में। इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा वो उस पर प्योर इसका हक होगा, स्टेट का। समझ रहे हो? तो अब स्टेटों के बीच में एक होड़ मच गई कि यार मतलब मैं ज़्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज़्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि हम फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास ही कंपनी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दौर चाइना में ऐसा है कि उन्होंने पैसा दे दे के कंपनीज ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वहाँ वाकई में उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा उन सबसे कमजोर है, क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज़्यादा टैक है, चेंगदू का वहाँ की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था। बट इसमें एक गलती कर गई कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज़। मतलब लग्जरी तो करते हैं, बट वैसे जो सबसे ज़्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरे दुनिया में चाइनीज़। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना उनको अपना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, ऐसा वहाँ पे क्या जो आपको खींच लेता है?
भाई इंडोनेशिया मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँगा, शायद मेरी पहली ट्रिप भी वहीं से शुरू हुई थी, नहीं शायद उससे पहले थाईलैंड गया हूँगा। बट इंडोनेशिया में कुछ ऐसा है कि जैसे हर आदमी का एक गोल होता है कि उसको एंड में ना लाइफ में ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम होती है, मेरी तो है कि मेरे को एक सिंपल चाहिए भाई, खेत हो, आराम से खाट वाट पे लेटे हो, 2-4 दोस्त हों, सिंपल हो, है ना, पैसा होना चाहिए अकाउंट में ठीक है। बट वो चीज़ ना मुझे वहाँ दिखती है उस देश में, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा, कि कल्चर भी है, धर्म भी है, कर्म भी है, तो वो इसलिए मैं चला जाता हूँ और थोड़ा सही भी लगता है मुझे, पता नहीं या तो मेरे दिमाग में है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो उसके बाद मेरी एक फ्रेश स्टार्ट होती है हमेशा, जब भी गया हूँ। फिर 2022 में 23 में भी वहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा साल जब मैं गया था अच्छा रहा। 2024 में जब गया था कोबरा के पकौड़े हमने बनाया था, उसके बाद अच्छा रहा। अब भी चाइना से पहले वहीं था मैं, फिर गया तो अच्छा रहा। आपकी लकी जगह हो गई वो कि कुछ अच्छा करना है तो वहां से शुरुआत करो। मान सकते हो, और थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता हूँ मैं वहाँ जाके, और वो लोग बहुत ग्राउंडेड है यार। भाई आप एक आइलैंड पे गए थे, यहाँ कमोडो ड्रैगन्स थी और आप उनके बीच में खड़े थे भाई, और हमारी तो वीडियो देख के ही फट गई, और हमने शायद कमेंट भी करा था कि भाई यहाँ के बारे में जानना है यार, हमें थोड़ा बताओ भाई वो कौन सा आइलैंड है, और वहाँ डर नहीं लगता भाई, वो तो खा जाती है इंसान को। भाई कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में है, ये तो लोगों को पता है, बट काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी है कि जैसे उस वीडियो में बोला कि तो इंडिया में भी हैं, वो लिजार्ड की कैटेगरी है, उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से सबसे ऊपर सबसे बड़ा सबसे खतरनाक कोमोडो ड्रैगन है। तो वो चिपकली कोमोडो ड्रैगन नहीं होती। तो उसका क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC वगैरह की, यार ऐसे रहते हैं और लास्ट ड्रैगन्स हैं। तो अगर कहते हैं कि ड्रैगन्स दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत फील ले सकते हो, क्योंकि हैं भी इतने ही पुराने, बहुत पुराने। अब शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वीडियो मैंने बताया हज़ारों साल पुराने हैं वो धरती पे। तो अब उसको जाने के लिए ना क्या है कि देखो, आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहे होते हो ना, तो आप चीज़ नापते हो कि ये कितना व्यूअरशिप आएगी या जो आएगी, बट मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे पता था कि यार उतना आना नहीं है, बट आपका लगने वाला ज़्यादा है मनी वाइज ठीक है, बट मुझे देखना था और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। तो मैं गया इंडोनेशिया, तो पहले मैं जकार्ता गया था, जकार्ता से फिर मैं बाली गया, बाली से हमने एक फ़्लाइट ली लबुआन बाजू के लिए। लबुआन बाजू जाके आपको बोट लेनी पड़ती है, वहाँ पर 2 आइलैंड होते हैं, एक रिंका आइलैंड होता है, एक होता है कोमोडो। कोमोडो में थोड़ा सा टूरिस्टिक होता है, वहाँ पर मतलब एक पूरा ट्रेल है, उस पर वो ले जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे। रिंका आइलैंड थोड़ा सा रो है, तो मैंने रिंका आइलैंड चूज़ करा, बिल्कुल ही बीच में ले जाएंगे, वहाँ पर ऐसा ले जाएंगे और वो प्रिजर्व है। हम सोचा था ड्रोन वगैरह उड़ा के और पास से दिखाएंगे, मैं तो सोचा था थोड़ा सा पास से मुझे टच वच करा देना तो कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं करा सकते। तो हम रिंका आइलैंड पहुँचे, वहाँ उस पर जाने के लिए भी आपको जब लबुआन बाजू पहुँचते हो ना, तो आपको एक बोट करनी पड़ती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ग्रुप के साथ चले जाओ जिसमें पूरा गाइड समझाएगा, या आप पर्सनल जाओ। तो पर्सनल का मतलब आप पूरी बोट खुद के लिए लोगे, एक टूरिस्ट गाइड लोगे, एक आपका बोट का कैप्टन रहेगा, तो ये सब लेके आप जाते हो। तो वहाँ पर जब भाई आप उस पार्क में घुसते हो ना, तो समझाते हैं पूरा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये भागना है तो कैसे करोगे, और हमारा बंदा रहेगा। तो वहाँ पर रेंजर्स होते हैं जो इनको संभालने के लिए प्रॉपर वो रहते हैं। अगर आप इनका वो देखोगे ना कि जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, वो जैसे इनका नाम है वैसी ही होती है, ये एक दूसरे को खा जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब रियलिटी में भी इनका क्या होता है कि जब ये पैदा होते हैं तो अंडे तक भी इनकी माँ थोड़े दिन रखती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, शायद महीने 2 महीने, अगर नवंबर के आसपास इनका सीजन होता है। उसके बाद इनको दूसरे कोमोडो ड्रैगन्स या जानवर खा जाते हैं। अगर ये अंडे से बाहर आ गए तो बाकी के कोमोडो और जितने भी जानवर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, फिर ये पेड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी ना जब ये छोटे होते हैं इनकी गंध बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जितने भी जानवर होते हैं उनके पीछे रहते हैं। तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं आराम छोटे से। से जब पतले छोटे होते हैं, बड़े ड्रैगन्स नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ये पेड़ पे ही अपना 1-2 साल बिताते हैं, तब तक बचाते हैं अगर बच जाएं तो। फिर उसके बाद जो इतने साल बाद जो बचता है वो बनता है कोमोडो ड्रैगन। तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसी होती है, बहुत हार्ड और बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से होता क्या है कि 2 तरीके से मारते हैं ये किसी को भी, अपने शिकार को। एक बार काट लेंगे तो जो खून को जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। इनके लार में ऐसा वायरस होता है, तो वो खून लगातार बहता रहता है, और जहाँ काटता है वहाँ पर इतने सारे करोड़ों बिलियन इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो सड़ जाता है। तो ये 2 मारता है अपने उनको। और ये खाते क्या है वहाँ पे, और एनिमल्स भी हैं उस जानवर आइलैंड खा जाते हैं, एक दूसरे को भी खा जाते हैं।
और इनका अलग है कि इनको अगर जैसे फीमेल से मीटिंग करते हैं तो उसके लिए भी लड़ाई होती है आपस में। ये फीमेल से लड़ाई करते हैं और जब फीमेल हारती है तब मीटिंग होती है। अरे भाई साहब, भाई ये आप तो उनके इतने पास खड़े हुए थे, तो कौन से कंडीशन में वो अटैक करते हैं आपको वो सब समझाया उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अटैक कर देंगे या कुछ? वो बोलते हैं कि अगर देखो ज़्यादा उनको खतरा महसूस होगा तो अटैक करेंगे। और खतरे की कंडीशंस क्या हैं? खतरे की कंडीशन है, आप ज़्यादा टच कर रहे हो और आंखों से आंखें एकदम उनकी तरफ थोड़ा सा नहीं देखते हैं उनको जरा। और वो जो है ना भाई, वो लगते आलसी से हैं बट जब वो उठ के भागते हैं ना तो बहुत तेज़ी से भागते हैं। इनका क्या होता है कि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हीट होती है क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी होती है ना, तो इस वजह से ये आलस में पड़े रहते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बट अगर इनको भागना पड़े तो ये 30 की स्पीड तक भाग सकते हैं। और इनके जो क्लोज होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं, अगर आपको ऐसे मार देंगे तो शायद 2 टुकड़ों में कर देंगे, और पूरी हड्डी अलग कर देंगे। इतने बड़े बड़े होते हैं इनके। इस तरीके का जानवर है, बहुत खतरनाक है। बट जिस आइलैंड पे रहते हैं भाई वो बहुत जन्नत है, मतलब चीज़ें मैच नहीं होती यहाँ पे ये रहते हैं। अच्छा जी। वो मैं एक उस व्लॉग में देखना, मैं ऊपर गया हूँ तो उसने दिखाया एक व्यू, भाई समुद्र दिख रहा है, एकदम से टापू दिख रहे हैं और वहाँ पर एक हट बनी हुई है और उस हट के नीचे कोमोडो बैठा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या है, आराम से चिल कर रहा है, पड़े रहते हैं पूरे दिन। हाँ, बट जो छोटे वाले होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि बड़े से डरना है, डरना छोटे वाले से है क्योंकि उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, और उसको गर्मी क्योंकि कम लगती है तो वो ज़्यादा अटैक करते हैं। पहले ह्यूमंस पे हुआ है, अब काफ़ी टाइम से रेंजर्स वगैरह रहते हैं तो अब अटैक नहीं हुआ। अच्छा भाई, ऐसे ही आइलैंड पे बोट क्रॉस करते हुए आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस रहा था कुछ इंडोनेशिया में ही, वो भी बताओ यार ऑडियंस को। भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो कभी मेरा वीडियो पे नहीं आ पाया। आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि शायद दोबारा उस आइलैंड में जाऊंगा तो उसको आधा पार्ट करूंगा, है ना। हमने कोशिश की थी बनाए। तो क्या था कि मेरे को 2023 में जब हम बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि यार हमारा जो कंटेंट है वो किस तरफ जाएगा। देखो मैं प्योरली बताऊं, मैं ट्रैवलर भी हूं बट मैं एक साथ में कंटेंट क्रिएटर भी हूं। मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा एक वो है। तो मैं सोचता हूं कि यार ऑडियंस जो देखे उसको वैल्यू मिले। तो उस टाइम हम ये देख रहे थे यार किस तरह का कंटेंट लोग पसंद करेंगे। तो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था कि 24 घंटे एक सुनसान आइलैंड पे, बट वो सुनसान आइलैंड वाकई में सुनसान होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी आइलैंड पे चले गए झोड़ वोड़ में और आइलैंड बता दिया। तो वो हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर हमें मिला नहीं। तो मैं इंडोनेशिया में था, वो जो ताना तोराजा गाँव है जिसमें डेड बॉडीज़ रखते हैं, उस पर उसकी वीडियोज़ बनाने जा रहा था।